नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। चुनावी मौसम में सियासी लड़ाई अब काले गोरे तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले अंग्रेजों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। अमेरिका में बैठे ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने रंग वाला बयान क्या दिया। भारत का पूरा चुनावी रंग ही बदल गया। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकियों से करने पर कांग्रेस को रंग भेद करने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि द्रौपदी मुर्मू के काले रंग की वजह से कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उनका विरोध किया था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अफ्रीकी समझ लिया था। दरअसल बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए दक्षिण बेहद खास है। ऐसे में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के रंग वाले बयान पर बीजेपी को लगता है कि वो दक्षिण में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाकर अपनी पैठ बना सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खासा ही एक पेश रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में संविधान और आरक्षण के मुद्दे के अलावा शहजादा, पीरजादा, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण और पाकिस्तान तक जा पहुंचा। अब चौथे चरण में मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ रंग भेद का बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद कांग्रेस ने ये मुद्दा बीजेपी को थमा दिया। दरअसल विरासत टैक्स की राय देने वाले सैम पित्रोदा ने बुधवार को एक और बयान देकर चुनावी माहौल को गरमा दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पर पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले अंग्रेजों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. अमेरिका में बैठे ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने रंग वाला बयान क्या दिया। भारत का पूरा चुनावी रंग ही बदल गया। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में शहजादे के एक अंकल रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। आज जाकर मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देखकर इन्होंने मान लिया था कि द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी है और इसीलिए उनको हराना चाहिए। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में सैम पित्रोदा के बयान पर हमला बोला, उससे कांग्रेस सतर्क हो गई। दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से चुनावी संकट में फंसी कांग्रेस ने सबक लेते हुए तुरंत पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को बताने के लिए जिन उपमाओं का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से पूरी तरह से असहमत है और इससे किनारा करती है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। दरअसल बीजेपी को पित्रोदा के रंग वाले बयान से बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के रूप में हाथ आए ब्रह्मास्त्र को भी नहीं छोड़ना चाहती है। तेलंगाना के वारंगल में चुनावी सभा में पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस समेत विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इसलिए ये कांग्रेस कानून बनाकर SC, ST, OBC इनका आरक्षण हटाकर अपने वोट बैंक मुसलमानों को देना चाहते हैं। जितना आरक्षण आज SC, ST, OBC को मिलता है वो खत्म करके इंडी अलायंस पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है। दरअसल मुस्लिम आरक्षण और पित्रोदा के भारतीयों के रंग वाले बयान से चुनावी मौसम में बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई। बीजेपी अपने वोटर्स को अब ये समझाने में जुटी है कि विपक्ष मुस्लिम आरक्षण देने की पूरी तैयारी में है, वो भी पिछड़ों और दलितों का हक मारकर। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके पास मौका है कि वो मुस्लिम आरक्षण का भय दिखाकर OBC और SC, ST कैटेगरी को अपने पक्ष में कर सके। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के रंग वाले बयान पर बीजेपी को लगता है कि वो दक्षिण में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाकर अपनी पैठ बना सकती है। अब देखना है कि चौथे चरण के चुनावी रण में रंग और मुस्लिम आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चुनावी रंग में भंग डालने की क्या कोशिश की जा रही है? सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती और मुश्किल पैदा करने वाला है? कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज हम लोकतंत्र में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। तामजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आदर्श कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं तामजीद अहमद जी आप ही से करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को आपको लगता है ये बयान महंगा पड़ेगा सैम पित्रोदा का, और हम किनारा कर भी लें तो भी ये कोई पहला बयान तो नहीं है। इस तरह का बयानों की एक लंबी फहरिस्त है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए वो मुश्किलें पैदा करते रहते हैं, फिर भी बयानों से किनारा करते हैं। निश्चित रूप से सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट उसका आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी बयान से न सहमत है और न तो इस बयान का कोई पार्टी से लेना देना है। सैम पित्रोदा जी अपने निजी कैपेसिटी में कोई भी बयान दे रहे हैं उसको आप पार्टी से जोड़ कर नहीं देख सकते। ये सुबह ही जयराम रमेश जी ने अपने बयान में जो पार्टी का ऑफिशियल बयान है उससे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, तो अब कोई बहस की गुंजाइश रह नहीं जाती है। और बहस अगर करना है तो फिर हम लोग चलिए लल्लू सिंह के बयान पे भी बहस करते हैं जिन्होंने संविधान खत्म करने की बात की, हेगड़े के बयान पे बहस करते हैं कि उन्होंने संविधान खत्म करने की बात की। तो देखिए दो तरह के दो पैमाने नहीं हो सकते कि हमारा कोई नेता बयान दे तो उसको अब पूरा देश का मीडिया उस पर
पूरा दिन पूरी रात बहस करेगा। और भाजपा का कोई नेता बयान दे तो चलिए उसको आप डिस्कार्ड कर देते, अपने से डिस्कार्ड कर देते। नहीं, तो ये काफी है क्या? आता हूँ। सैम पित्रोदा जी ने एक बयान और दिया था ईवीएम को लेके, उस पर भी हम लोग क्यों ना बहस कर लें। अगर आपको सैम पित्रोदा जी के बयान का जो कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दिया है, नहीं माना है, स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपको सैम पित्रोदा के बयान पे बहस करना तो हम ईवीएम पे भी बहस करें। और भारतीय जनता पार्टी अगर सैम पित्रोदा के इस बयान को मान रही है तो उनको ईवीएम वाले बयान को ही मानना चाहिए। दो पैमाना नहीं हो सकता है ना कि एक सैम पित्रोदा का बयान पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप अपने सुविधा अनुसार ना। जब हम कह रहे हैं कि हमारा उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्होंने बयान जो दिया उससे पार्टी सहमत है। कांग्रेस पार्टी ने ठीक है, आपने ये कह दिया कि आपकी पार्टी का लेना देना नहीं है। खैर, अब तो उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है, वो बात अलग है, लेकिन थे तो वो आपकी पार्टी के ही नेता, वरिष्ठ नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी उनकी बातों को काफी मानती भी है। कई बार ऐसी चीजें देखी गई, उसके बाद अगर आप ये कहें। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे जी, क्यों ना हम हेगड़े और लल्लू के बयान पे बहस कर ले। सर ये तो आप तय नहीं करेंगे ना कि हम किस मुद्दे पर बहस करें। आप बिल्कुल जो आपने मुद्दा दिया था, हालांकि मुझे मुद्दा कुछ और देके भेजा गया डिबेट में, लेकिन खैर बहरहाल आपने मुद्दा चेंज कर दिया अचानक से, तो फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि लास्ट मिनट में आप लोग मुद्दा बदल सकते हैं। मुझे तो मुद्दा ये दिया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी अंबानी पे आरोप लगाया, उस मुद्दे पे मुझे बहस के लिए बुलाया गया, लेकिन लास्ट मिनट में आपके ऊपर दबाव आया होगा, आपने मुद्दा बदल दिया, तो मैं उस पर भी जवाब देने को तैयार हूँ आपको। देखिए एक बात समझिए, आपने अपना मुद्दा बदला, तो मैं यही कह रहा हूँ कि चलिए आप सैम पित्रोदा पे बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लल्लू और हेगड़े के बयान पे बात कर ले, जिन्होंने संविधान की हत्या की बात की है। और उनके बयान को तो भारतीय जनता पार्टी ने खारिज भी नहीं किया है, और ना तो उनको पार्टी से निकाला, ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया। कम से कम इतना तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक लोकलाज और लोक भय का इतना तो पालन हम लोग कर रहे हैं ना, कि हम लोग ना उनके बयान से सहमत हो, ना उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और अभी तक लल्लू सिंह ने और हेगड़े ने इस्तीफा भी नहीं दिया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयानों को कंडेम किया, ना तो उनको पार्टी से निकाला। तो यानी कि वो स्टैंड जो उन्होंने लिया था भारतीय जनता पार्टी, उससे सहमत है कि 400 सीट दीजिए, हम इस संविधान को खत्म कर देंगे। तो जब ये हम सैम पित्रोदा के बात पे बहस करेंगे तो हम लोग उन बयानों को लेके आएंगे, उनको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्या 400 सीट आने के बाद वो इस बयान से सहमत है कि संविधान खत्म कर देंगे। ठीक है पूजा जी, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी, आप इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि अन्नामलाई कह रहे हैं कि यहाँ रंग की बात नहीं है, बात उससे कहीं पड़ी है। क्या ये फूट डालो राज करो की नीति दिखती है? पूजा जी, आपको इस बयान से इत्तेफाक है? क्योंकि अब तो आप पार्टी के साथ है ना। बहुत साफ हेलो, हाँ सही, कहिए जी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे, बिल्कुल इतना साफ क्लियर बात जो है निकल के आ रही थी कि जी हाँ, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, समाजवादी पार्टी भी इस तरीके के किसी भी जो है वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखती है, उसका कोई समर्थन नहीं करती। और अगर आपको ये सवाल आएगा कि आपका कि इससे कोई हानि हो सकती है, तो इंडिया अलायंस को इससे कोई हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि हम ऐसी चीजों का समर्थन ही नहीं करते हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं और जनता मुद्दों पे वोट करने जा रही है, तो इससे जो है इंडिया अलायंस को, और चुनाव चल रहा है उस पर कोई जो है हमारे साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम मजबूती के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे और मुद्दों की बात करते रहेंगे। अगर बहस ही करनी होती तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो राम भक्त नहीं है वो देशभक्त नहीं है, ये कैसा पैमाना है? ये सब भी तो बयानबाजी निकल के आ रही। ध्रुवीकरण ये करना चाह रहे हैं ना, ये मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। पहले फेज का चुनाव हुआ तो मंगलसूत्र पे आया, सेकंड फेज का चुनाव हुआ तो फिर मुद्दा बदला पाकिस्तान पे आया, थर्ड फेज का चुनाव हो गया है तो अब ये अंबानी, अडानी, सैम पित्रोदा जो कि इस्तीफा दे दिए हुए उन पे आ जा रहे हैं। अपने लोग क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कार्य की बात कर नहीं सकते। ध्रुवीकरण करने का जिनका टारगेट है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के तय पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पर जनता मुद्दों पे वोट देगी। इसीलिए बार बार इनको जो है बदलना पड़ रहा है। हर फेज के वोटिंग के बाद में बार बार इनको जो मुद्दे बदलने पड़ रहे हैं, रोजगार के, महंगाई के, किसानों के, महिलाओं के, ये सब मुद्दे। नहीं, अब तो आपको पूजा जी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, इस तरह का मुद्दा इसलिए उठा रही है, ये मुद्दा बनता ही नहीं है? पूजा जी जी, सवाल आप ही से है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा नहीं बनता है। अगर मुद्दा बन रहा होता तो इन्होंने जो है, जब मणिपुर में घटना घटी तो वीरेंद्र सिंह जी से इस्तीफा नहीं ले लिया, उनसे इस्तीफा नहीं लिया, उनको कुछ नहीं कहा। और वो कहते हैं कि ऐसी घटना घटती रहती है। बताइए बख्तर जी, क्या कहते हैं, देश के इतिहास में ऐसा घृणित दिन कभी नहीं देखा गया था जैसा घृणित दिन मणिपुर में देखा गया। और इनके जो है वर्तमान मुख्यमंत्री का ऐसा असंवेदनशील बयान आता है और इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है।
और एक जो है सैम पित्रोदा, जिसको जो है हम सब खारिज कर रहे हैं कि उनका अपना पर्सनल बयान, वो इस्तीफा भी दे दिए हुए हैं और वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल गलत उठा लिए। वो विविधता बता रहे थे पर उन्होंने गलत एग्जाम्पल उठाया, गलत चीजें बोली, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने इतनी बड़ी घटना घट गई, उस पर कुछ नहीं बोला। आप चाहे जो है जवन्ना जी की बात कर लीजिए, उस पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। और ये छोटे मोटे बयान उठा के जो है लाए जा रहे हैं, इससे तो हम खुद खंडन कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी जो है अपने कार्यों पे बात ना करके ये ध्रुवीकरण करना, किस तरीके से जो है लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, ये अंग्रेजों की पॉलिसी अपनाना चाह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि लोगों को बांट दिया जाए टुकड़ों टुकड़ों में और उसके बाद में जो है देश पे राज किया जाए, डिक्टेटरशिप किया जाए। जी बिल्कुल। आदर्श कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श जी, आपको क्या लगता है, जब ये बयान सामने आया, तमाम तरीके की टिप्पणियां सामने आई, तमाम लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए, क्योंकि अब चुनाव पास है, ऐसे में कोई ना कोई मुद्दा तो बैठे बिठाए मिलना ही चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ऐसे मुद्दा बनाया गया? क्यों उठा रही है भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दे के तौर पर, अगर ये मुद्दा नहीं है तो? देखिए, सीधी सी बात ये है कि जब चुनाव का मौसम होता है तो इस तरह के किसी भी बयान का जो है वो मुद्दा बनाया जाएगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चुनावी लड़ाई होती, चुनावी जंग कहते हैं इसे, और इस जंग में अगर आपने कोई भी बाण, कोई भी तीर ऐसा छोड़ा है जो विरोधी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर पलटवार कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी पार्टी चूकती नहीं है। दोनों तरफ से उसी तरह की बयानबाजी है, दोनों तरफ के जो लोग हैं वो हर किसी के बयान को जो है तोड़ मरोड़ करके और अलग तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उनका मकसद ये है कि जनता को अपने पाले में लेना, जनता का वोट हासिल करना। तो ऐसे में जो ये सैम पित्रोदा का बयान है उसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें सिद्धहस्त है, उन्हें मालूम है कि कब किसके बयान को किस तरीके से जनता के समक्ष रखना चाहिए। और मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि देखिए, जब किसी ऐसे व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं या जब किसी ऐसे व्यक्ति के बयान को हम चर्चा में लाते हैं तो उस व्यक्ति के समझने का तरीका कुछ और है। वो व्यक्ति इंडियन कॉन्टेक्स्ट को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझता, इसलिए आपने देखा होगा कि उसके बयान अक्सर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में जो है विडंबना है। कांग्रेस को चाहिए था कि वो अगर सलाह लेती भी है तो उसे उस तरीके से जो है उसे जनता के बीच नहीं लाना चाहिए। वो पार्टी के अंदरूनी तौर पे सलाह दे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको इस तरीके की बयानबाजी से रोकना होगा। अदरवाइज इस तरह के बयान अगर वो देते रहेंगे तो ये सेल्फ गोल वाली चीजें होंगी और इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में शांत प्रकाश जी। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है, कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, फिर भी मुद्दा बना रही है इसे बीजेपी? क्यों बना रही है मुद्दा इसे? क्या आपके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? देखिए, सैम पित्रोदा जो है वो ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष का कीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूं आपको, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतना बड़ा बयान आने के बाद, इतना विवादित होने के बाद वो वहां से इस्तीफा दे चुके हैं। अब पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं उसको समझे। वो ओवरसीज के चूंकि अध्यक्ष रहे हैं अभी तक, यानी वो भारत की बातों को विदेशियों के बीच में अपने तरीके से रखते हैं, और जो तरीका आप देख रहे हैं जो अभी भारत में सुनने में आ रहा है, इस तरीके से वो विदेशियों के बीच में ये भारत की बात को रखते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने भारत के संदर्भ में जो बातें पिछले दिनों कही हैं, भारतीयों के बारे में जो बातें पिछले दिनों में कही हैं, ये बातें वहां पर रेगुलर बेस पर कह रहे जो हमारे सीधे सीधे तौर पर ध्यान में नहीं आ पाती हैं। आप इसको मानसिकता को समझो। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो यहाँ स्पष्ट हो रही है। उनको ये लगा कि ये जो विषय है इसको कोई उठाएगा नहीं, और जिस तरीके से इन्होंने इंडी अलायंस के जो लोग इकट्ठा कर दिए हैं और वो इनकी सभी
जो बातें हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि मेरी सीट कोई कम ना हो जाए। और इस कारण से वो लोग अंदर खाने जो है वो कांग्रेस का विरोध करना चाहते हैं, मगर केवल इंडिया अलायंस को जैसे तैसे बचाए रखने के लिए इनके गैर वाजिब मामलों को भी अपना वो जो है उस पर विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमने पिछला जो बयान इनका जो सैम पित्रोदा का आया था उस पर किसी ने भी विरोध नहीं किया, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी देश के समाज के किसी भी प्रकार के जो डिविजन करने की जो पॉलिसी जो इस वक्त में कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है इस वक्त में चल रही है उसका विरोध करेगी। और जाहिर सी बात है आज हमने उसका विरोध किया और उस विरोध को जनता ने बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए एक माहौल बना। और सैम पित्रोदा जो है केवल अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, मगर मैं समझता हूं कि इसके ऊपर राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को अपनी बात कहनी चाहिए कि सैम पित्रोदा ने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे कारण क्या है और उनका मानना क्या है। इनका मानना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका अध्यक्ष तो विदेश में यही बात कहते चले आ रहे थे। नहीं रखते, वो तो मना ही कर रहे हैं कि हमारा तो इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, पल्ला ही झाड़ लिया उन्होंने तो। नहीं, देखिए इन्होंने ये पल्ला इसलिए झाड़ लिया क्योंकि हमने इसका पूरे देश में देखा कि इसका विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही है, तब इन्होंने जो है उससे पल्ला झाड़ा। उससे पहले वाले विषय पर भी, मगर आपने तो वो सब चीजें लिखी हुई है ना अपने मैनिफेस्टो में, उनका रूप आपने आज दिखाई दे रहा है। उनकी भाषा से हिडन एजेंडा जो है वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी भी सूरत में देश को एक रखने की नहीं, बल्कि देश को जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर बांटने का प्रयास है, जिसको सैम पित्रोदा जी ने अपने तरीके से आज उजागर किया और गिरता हुआ देख करके इस्तीफा दे दिया। ठीक है अहमद साहब जवाब दीजिए। देखिए गेम के दो नियम नहीं हो सकते, हेड आया मैं जीता टेल आया तुम्हारे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। लल्लू सिंह और हेगड़े का बयान जो था संविधान की हत्या करने का, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा किया और ना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर सफाई दी, ना तो भाजपा के अध्यक्ष ने सफाई दी। ये बयान कैसे हम खारिज कर देंगे। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने खारिज नहीं किया कि हम 400 सीट लाइए, हम संविधान की हत्या कर देंगे, ना तो यहाँ पे उनके प्रवक्ता बैठे उन्होंने इस बयान को खारिज किया। अगर सैम पित्रोदा के बयान पे जिसको कांग्रेस ने खारिज भी कर दिया, कंडेम भी कर दिया है, उस बयान को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के जरिए प्रोपोगेट कराएगी तो हम तो ये सवाल पूछेंगे ना भाई कि प्रधानमंत्री जी ने क्या सफाई दी, अमित शाह जी ने इस पे क्या सफाई दी, जेपी नड्डा जी ने इस पे क्या सफाई दी, या भारतीय जनता पार्टी ने इस पे क्या सफाई दी। क्या उन दोनों नेताओं को अभी पार्टी से निकाला गया? उन दोनों नेताओं ने अभी तक क्या सफाई दी, या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या सफाई दी, या भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला। तो आप संविधान की हत्या करने की बात करेंगे और आप उस पर सफाई भी नहीं देंगे, और हम सैम पित्रोदा के बयान पे बैठ के, जिसको हम लोगों ने सुबह ही कंडेम कर दिया, उस पर हम बैठ के डिबेट करेंगे। गेम के दो नियम तो नहीं चलने देगी कांग्रेस। टेल आएंगे तो आप जीतेंगे और हेड आएंगे तो मार जाएंगे, ये तो नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अभी जवाब देना चाहिए, क्या वो लल्लू सिंह और हेगड़े के बयान से सहमत है, और सहमत नहीं है तो उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे हो। जेपी नड्डा जी ने अभी तक सफाई क्यों नहीं दी। ठीक है जवाब ले लेते हैं। बताना पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये अपना नियम अपने से बनाएंगे, अपने लिए एक नियम रहेगा, हमारे लिए दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं जी। कि राहुल गांधी जी ने अभी कहा, राहुल गांधी छोड़िए, पहले ये बताइए जो मैं सवाल कर रहा हूँ। स्पेशल कमीशन बनाएंगे, सुपर कमीशन बनाएंगे, और राम मंदिर के मामले पर जो डिसीजन है हम उसको पलट देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर एकदम क्लियर हुआ कि राहुल गांधी जी की मानसिकता क्या है और वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस नियम पर, जिसके आधार पर ये मंदिर का निर्माण हुआ है, उस पर वो क्या विचार रखते हैं। यहाँ मतलब आप मानसिकता को देखो किस तरीके से राहुल गांधी जी जो है ना वो बात कहना चाह रहे हैं। देखिए शांत प्रकाश जाटव जी वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कार्रवाई की। इस तरह की बयानबाजी तो दोनों तरफ से चलती है। चुनाव आयोग ने तो साफ साफ कहा है कि इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को आप न दोहराएं, आप ऐसे बयान ना दें, निजी तौर पर बयान ना दें। राहुल गांधी जी ने कहा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप इनसे जो अभी बोल रहे हैं, इनसे पूछे कि राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया है इस पर इनका क्या कहना है कि हम एक स्पेशल सुपर कमीशन बनाएंगे और जो नियम जो राम मंदिर पर जो निर्णय हुआ उसको बदल देंगे। पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी पहले उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनसे भी सवाल ले लूंगी। उन्होंने जो बयान दिया है जाहिर सी बात है कि उसका कोई महत्व नहीं है। 128 से ज्यादा
संविधान में अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार की बातें कहना उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई संविधान नहीं बदला जा रहा। मगर सुपर कमीशन बनाने की जो बात है, वो जो राहुल गांधी जी ने एक पार्टी के बहुत जिम्मेदार और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो प्रधानमंत्री के दौर में है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सुपर कमीशन बनाऊंगा और मंदिर जो है, मंदिर का जो निर्णय हुआ है उसको मैं बदल दूंगा। इस पर आप ये देखिए कि क्या मानसिकता लेकर के राहुल गांधी जी इस वक्त में देश में प्रचार कर रहे हैं, और इनकी जो मानसिकता है क्या नाम है इस सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, वो आपके सामने एकदम स्पष्ट हो रही है। ठीक है। अहमद साहब, क्या लगता है इस मुद्दे पर लगातार सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं दंड पड़ा है? क्योंकि सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान देकर एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है वो आम जनता में पूरी तरह से जा चुका है कि रंगभेदी टिप्पणी करता है, और आप ये समझ सकते हैं कि इसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर बात करते हैं तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है और इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको ही कोई काला कहे तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मुझे तो इस बात से आपत्ति होगी, या आपके आसपास ऐसे लोग रह रहे होंगे तो उन्हें भी इस बात से आपत्ति होगी, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बात ये कचोट जाए कि मुझे मेरे नस्ल के आधार पर, मेरे रंग के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आपको लगता है कि जनता के बीच में सैम पित्रोदा के बयान ने आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? देखिए, हमें कोई मुसीबत में नहीं डाला है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, मुसीबत में हमें नहीं डाला है। मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपने इतनी बार इनके प्रवक्ता से पूछा लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए उस बयान के कंडेम करने को। लल्लू सिंह और हेगड़े के बयान को हिम्मत नहीं कर पाए। अलबत्ता झूठ अलग बोलने लगे राहुल जी, गांधी जी ने यह बयान दिया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे लगता है आपको इस चीज का जवाब नहीं बोलने दीजिए भाई। के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं है। राहुल गांधी जी की खबर सुनने के बाद आपके कान बंद हो जाते हैं। ये गलत बात है, फिर आप इन्हीं से बुलवाइए। गलत बात क्या है? आपके क्या कान बंद हो जाते हैं? आप बिल्कुल भी अखबार वगैरह नहीं पढ़ते, या आपको कुछ मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको। आपका काम ही है, आपका काम ही अफवाह फैलाना है, तो आप चैनल पे बैठ के अफवाह फैला रहे हैं। कोई नया काम नहीं है। ठीक है, आपने एक बात उठा ली। सुनिए ना अहमद जी, आपने सबसे पहले बात जब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इस बात को सुन लिया, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है, आप उस पर आइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम ही अफवाह फैलाना, तो उनके प्रवक्ता कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। उनका वो अपना काम कर रहे हैं अफवाह फैलाने का। राहुल गांधी जी ने कभी ऐसा बयान दिया नहीं, ना तो कोई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना। कौन उसको क्या बात कर रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों राहुल गांधी जी ऐसा बयान कब दिया है? आप सुनवा दीजिए, मैं तो चैलेंज देता हूँ आपको भी, आप सुनवा दीजिए कभी ऐसा बयान दिया हो। नहीं तो क्लैरिफाई करिए आप अपने चैनल पे। समाज बना सकते हैं जिस तरह के संदेश आपके नेता ने देने की कोशिश की, आप बताइए ना। नहीं, क्या हम ऐसा एक समाज बना सकते हैं जहाँ लोग एक दूसरे पर नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर टिप्पणी करें? नहीं, कौन कह रहा है भाई? कांग्रेस पार्टी का आपने बयान नहीं सुना क्या? कांग्रेस पार्टी का सुन लिया, लेकिन अभी तक तो वो अध्यक्ष थे ना कांग्रेस पार्टी के। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सारे पुराने हिसाब किताब सब भूल गए आप। नहीं, आप और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हमारे उससे सवाल पूछेंगे तो मुश्किल होगा। अब जवाब मैं दे रहा हूँ ना। अब आपने ये जिद ठान ली है कि सैम पित्रोदा को ही पकड़ना है, कांग्रेस पार्टी के आपको बयान को आपको मानना नहीं है। तो यही है आज का, तो मैं तो वही उसी मुद्दे पर रहकर बात करूंगी ना सर। आप अपना एजेंडा चलाते रहिए, हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप अपना एजेंडा चलाइए। आपको ऐसा लगता है कि एजेंडा है? जब कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता है तो एजेंडा ही नजर आता है सर, एजेंडा ही नजर आता है। नहीं, अब आप सुनिए ना, एजेंडा क्यों नजर आता है? इसके पीछे क्रोनोलॉजी समझिए। क्या क्रोनोलॉजी? आपने हमें डिबेट पे बुलाया कि प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी अंबानी पे बयान दिया उसके पे बहस करने के लिए आपने हमें बुलाया। क्या दबाव आया कि आपने सैम पित्रोदा पे बयान? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने ये किस आधार पर डिसाइड कर लिया कि हमारे ऊपर दबाव आया और हमने ये मुद्दा उठा लिया? नहीं सर, कैसे, किस आधार पर, क्या सबूत है? आप मुझे बताइए। मैं बताता रहा हूँ। अगर आपने डिबेट का एजेंडा जो हमको भेजा, जिसके लिए सर हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको सही मुद्दा ना बताया जा सका हो, क्योंकि 6 बजे का हमारा यही मुद्दा था। नहीं, टेक्निकल अहमद साहब, 6 बजे का यही मुद्दा था। टेक्निकल प्रॉब्लम है? नहीं, 6 बजे का हमारा यही मुद्दा था सर, 6 बजे का यही मुद्दा था। आप 6 बजे की डिबेट देखिए, अडानी अंबानी पर ही मुद्दा था, लेकिन अभी का मुद्दा ये है, तो आपको कह देना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। अब आपने सही कहा, अब अडानी अंबानी के मुद्दे पे चले आते हैं। अब आते हैं, अब आपने मुद्दा सही पकड़ा है। अडानी अंबानी का मुद्दा नहीं है, मैंने ये कहा 6 बजे की डिबेट को लेकर मुद्दा था। आप लोगों को घबराहट होने लगती है, तुरंत घबराहट होने लगती है।
अब आपने जो मुद्दा बोला है 2 मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए उस पे। पर जब मुद्दा ही नहीं है तो मैं कैसे आपकी बात सुन सकती हूँ? माफ कीजिएगा, जिस मुद्दे पर नहीं सर, सर वो आपकी मर्जी है, आप डिबेट में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, वो आपका अपना निजी फैसला होगा, लेकिन जो मुद्दा है मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगी। आपको क्या डिलीवर किया गया, आपको क्या बताया गया, ये आपको तभी कंफर्म करना चाहिए था सर। कोई कंफर्म नहीं करना। अब अभी आपके जो असाइनमेंट में हो ना उनसे पूछिएगा कि क्या मुद्दा उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे भेजा है। उन्होंने सीधा बोला है कि मोदी जी ने जो बयान दिया अडानी अंबानी पे उस पे डिबेट है। अब यहाँ पे आप हमको बैठा के ठीक है सर, मैं उस पर बातचीत करूंगी, हम पूछेंगे, लेकिन अभी आप जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं क्या हम उस पर बात नहीं करेंगे? आप उसी मुद्दे पर बात करेंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी, बताइए ना आप मुझे। तो जब कांग्रेस पार्टी ने उस बयान को खारिज कर दिया तो आप क्यों उस चीज को बार बार उस चीज को खारिज कर दिया तो आप जवाब नहीं देंगे, खारिज कर दिया तो बात खत्म। अब आप हमारी बात सुनिए, अब आप जिस मुद्दे पे बुलाई थी उस पर 2 मिनट हमारी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने आज बयान दिया, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नहीं कि आप जिस मुद्दे पर बुलाया था उसी मुद्दे पर बात, माफ कीजिएगा, मैं नहीं इस तरह से मैं इस तरह से इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं कर सकती अहमद साहब कि आप किसी और मुद्दे पर बोलना चाहें और वो जवाब मैं सुनूं। नहीं पूजा जी, नहीं ठीक है सर, नहीं पूजा जी बताइए, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपकी भी जो छवि है वो खराब हो रही है? ऐसे में रंगों के आधार पर, नस्ल के आधार पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो क्या इस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं अब तो इस्तीफा हो गया तो सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन अगर उनके पिछले बयानों को एक बार, चलिए मैं पिछले बयानों को दोहरा देती हूँ। उनका कहना था, मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या उन्होंने कहा है। एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वो कहते हैं, कभी वो सिख विरोधी दंगों को लेकर कहते हैं जो हुआ सो हुआ। मिडिल क्लास के लिए वो कहते हैं कि उसको टैक्स के मामले में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बालाकोट स्ट्राइक पर जिस तरह के उनके शब्द थे वो काफी बेहद परेशान करने वाले थे। पूजा जी अगर आपने नहीं सुने हो तो मैं दोहरा देती हूँ। उनका कहना था कि कुछ आतंकवादियों ने हमला किया तो उसकी सजा पाकिस्तान को क्यों दी जाए? क्या वहां जाकर हमला किया जाएगा? मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? अरे आप अयोध्या जाकर एक बार देखिए, जिस तरह का अयोध्या हुआ करता था, क्या विकास नहीं हुआ? उसको भी आपने दरकिनार कर दिया है। आप विदेश में बैठेंगे और देश के लिए इस तरह के बयान देंगे तो आप पार्टी को ही जवाब देना होगा ना। कांग्रेस पार्टी ही इसका जवाब देगी और समाजवादी पार्टी ही देश को जवाब देगी, ना कि सैम पित्रोदा देंगे। डेंट आपकी पार्टी को पड़ रहा है ना? देखिए वक्ता जी, इससे कोई डेंट नहीं पड़ रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जो सैम पित्रोदा जी ने जो भी बयान दिए, आप लगातार कांग्रेस ने इसको कंडेम किया और अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ। उन्होंने जो है इस्तीफा ले लिया हुआ है उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये एक्शन लिया ना कांग्रेस पार्टी ने तो उनके अगेंस्ट। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी अभी आप जितने देखिए, चाहे सुप्रिया सुले के केसेस रहे, कुछ भी केसेस रहे, कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड लेती है, जो चीजें गलत होती है उस पर इस्तीफा लेती है। इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकती क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का जो है मामला है, पर जितनी चीजें जो विजिबल है वो तो आपको भी विजिबल है वक्ता जी। पर ये जो तरह की टिप्पणियां सामने आई, ऐसा नहीं लगता कांग्रेस पार्टी बैकआउट कर गई? उसे ये नजर आने लगा कि अब जब चुनावों का माहौल है तो जनता का रुख तो बदल जाएगा। इस तरह की टिप्पणियां तो जनता सहन नहीं करेगी कि आप रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर उसे बांटने का काम करें। ये तो काम पहले ही कर देना चाहिए। वक्ता जी जो है उन्होंने इस्तीफा ले लिया हुआ है और जनता अपने मुद्दों पे वोट करने जा रही है। वो ये भी देख रही है कि भाजपा जो है कोई एक्शन ही नहीं लेती। इनके जो है नेता कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, कितना भी असंवेदनशील हो जाए, कितने भी गलत कार्य कर ले, जनता ये भी तो देख रही है कि एक जगह पे अगर पार्टी का कोई इंसान, कोई व्यक्ति कोई गलत बयान दे देता है, उसके बयान का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। पर वहीं पे जनता ये भी देख रही है कि भाजपा के जो है प्रत्याशी, नेता कुछ भी बोल देते हैं और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उस पर एकदम बिल्कुल चुप्पी बांध लेते हैं, उस पर कोई बयान भी नहीं देते, उसका खंडन भी नहीं करते। हम कह रहे हैं आप एक्शन नहीं ले रहे, एटलीस्ट आप ये तो बोलिए कि बहुत गलत बयान आया, हम इसके साथ में नहीं है, या फिर उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ भी एक्शन नहीं आता। जनता ये भी देख रही है, साफ साफ जनता बिल्कुल जानती है कि उसे किसे वोट देना है, क्यों वोट देना है। और ये जो चुनाव चल रहा है बक्ता जी, ये जनता वर्सेस भारतीय जनता चल रहा है और उसके साथ में जनता के साथ में इंडिया गठबंधन खड़ा है और ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। ऐसे यूं ही नहीं प्रधानमंत्री जी के हर फेज के साथ में जो है मुद्दे बदल रहे हैं। चौथे चरण का चुनाव होगा, देखिएगा बक्ता जी, हम लोग यही बैठ के कुछ और नए मुद्दे पे बहस चल रही थी, वो प्रधानमंत्री जी जनरेट किए रहेंगे। वो बस विकास की बात नहीं कर रहे होंगे, रोजगार की बात नहीं कर रहे होंगे, वो सारे के सारे मुद्दे भटका करके देश को किस तरीके से प्रकाश किया जाए, किस तरीके से जो है आपको लड़ना चाहिए किया जाए। ठीक है, जिन मुद्दों पर आपको लड़ना चाहिए उनसे तो आप कोसों दूर नजर आ रहे हैं, और जो मुद्दा नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश करें। क्या लग रहा है, अगर आप इसे मुद्दे के तौर पर उठाएंगे तो आप क्या फायदा ले पाएंगे? और सही कह रही हैं पूजा जी कि लगातार आपके जैसे जैसे चुनाव के चरण खत्म होते जा रहे हैं, अलग अलग चुनावों के चरणों में अलग अलग मुद्दा आता है। कभी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आता है, कभी शहजादा परिजादा का मुद्दा आ जाता है, कोई शहजादा बन जाता है, कोई शहंशाह बन जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन जिन चीजों से जनता को दिक्कत परेशानी है वो मुद्दे आखिर कहाँ छूट रहे हैं सर? देखिए, जो जिस मुद्दे पर हमें चुनाव लड़ना शुरू किया, हमने मैनिफेस्टो में आवाज हम तक उसको नहीं पहुंच पा रही है। शांत प्रकाश जी, अब अभी आ रही है सर क्या? आप अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूटेड ही हूँ। हेलो सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपका रुख दोबारा से करूंगी। हमारे साथ विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक जी, मामला क्या है और किस मुद्दे पर डिबेट है? आपको ये मैं एक बार बता देती हूँ कि जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उसका उस बयान से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या हम ऐसे ही समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम ऐसे सैम पित्रोदा ने बयान दिए, तब उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये कह रहे हैं कि यही मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, आज देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेवार माननीय नरेंद्र मोदी हैं। और जब हम कांग्रेस की तरफ से पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के खिलाफ करता है तो उनके खिलाफ ऐसे नए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए कि चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, एक बार कानूनी कार्रवाई होने के बाद में किसी दूसरे की इतनी हिम्मत ना हो कि वह कुछ भी बोल सके। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ना तो जज है, ना ही हम पुलिस हैं। ये सारी जितनी भी पावर्स हैं ये सब मोदी जी के अंडर हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने देशद्रोह का काम किया है सैम पित्रोदा ने, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको फांसी पर चढ़ा दो। कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें मालूम है ये सब मोदी जी की नौटंकियां हैं। मोदी जी कहेंगे बहुत कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी है। वो महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, वो विदेशी कर्ज के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, वो देश की बिगड़ती बदहाल होती कानूनी व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते, महंगाई की बात नहीं करना चाहते। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, जब हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारा सैम पित्रोदा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है, तो किसी के निजी बयान के लिए लेकिन सर आपको विजय कौशिक जी डेंट तो पड़ गया ना। सैम पित्रोदा विदेश में बैठे हैं और देश की बात कर रहे हैं, वो तो जानते तक नहीं कि भारत में आखिर चल क्या रहा है, और दूर से बैठकर इतने बड़े बड़े बयान देना जो कि आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं, आपके गले की फांस बन जाते हैं। मेरी बात सुनिए जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जनता बहुत समझदार है, जनता को मालूम है। अब यही देखना होगा कि क्या जनता भरोसा कर पा रही है सर। अच्छा सुन तो लीजिए जी। देश की जनता देख रही है कि किस तरह देश की संसद में कठुए मुल्ले तेरे को मार डालूंगा, और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि गोली मारो सालों को, और मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुसलमानों के एक हाथ में कुरान थमा रहा हूँ और एक में लैपटॉप थमा रहा हूँ। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि इन परिस्थितियों में जब वो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस हिंदुओं के महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों के हवाले कर देगी,
ये कितना बड़ा झूठ बोलने का हक मोदी जी को किसने दिया? ठीक है, जवाब ले 55 लेते साल के राज में, ठीक है कांग्रेस के राज में कभी भी किसी महिला का, बहन बेटी का मंगलसूत्र छिना हो तो बताओ। ठीक है सर, उल्टा जवाब मोदी ले जी ने लेते हैं। फर्जी वैक्सीन लगाकर लाखों महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। जी प्रकाश जाटव जी, आवाज पहुंच पा रही है? मेरे पास आवाज आ रही है, आप सुन रहे बिल्कुल हैं? आ रही है सर, बताइए। देखिए, ये जो कांग्रेस इस वक्त में बैठे हैं, बेसिकली इनको पता नहीं कि सैम पित्रोदा जी जो हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो पूरे विश्व के ओवरसीज जितने भी देश हैं उसको, कांग्रेस को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका वो प्रचार प्रसार वहाँ के लोगों में वो करते तो हैं। कह रहे हैं ना साफ तौर पर, आपको फांसी आज चढ़ाना है, आपको जो मर्जी करना है सैम पित्रोदा के साथ आप कर लीजिए, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद तो ये मुद्दा बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमारा लेना देना नहीं। अरे आपने तो पूरे विश्व में जो परोस दिया है उसका तो दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसका तो आप ही को ही जवाब देना पड़ेगा। आपने आज जो देश में ये बात कही है, ये बात आप दूसरे मुल्कों में न मालूम कितने वर्षों से कह रहे हैं। आपकी मानसिकता स्पष्ट हो रही है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपने समय समय पर भारत के बारे में इसी प्रकार के जो है बेबुनियाद जवाब दिए, और ये जवाब यहाँ नहीं दिए बल्कि दूसरे मुल्कों में आपने उसका प्रचार किया। तो यहाँ पर कांग्रेस की जो सोच है उसको प्रचार और पुष्ट करने का काम जो है वो बेसिकली सैम पित्रोदा जी देखते थे। आज चुनाव के दौरान में इन्होंने जो दूसरी दफा इस प्रकार का जो बयान दिया है वो उनकी मानसिकता को बहुत बढ़िया पूरी तरीके से तो स्पष्ट क्या कर रहा है। बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी के अब ये दिन आ गए हैं, और दुर्भाग्य है, इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी की हमारी बहन वो किसी भी सूरत में इतना सरल भाषा में आया हुआ उनका जो बयान है उस पर उनका संरक्षण कर रही है और ये कहकर के कांग्रेस को क्लीन चिट दे रही है कि उन्होंने उसको हटा दिया। अरे आप कैसे, किस तरीके से उस विचारधारा को, जिस विचार को सैम पित्रोदा पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहे हैं, केवल एक इस्तीफे से छोड़ सकते हैं? आप इस देश को नहीं तो एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, क्या एक गहरी खाई में डालने का कोशिश कर रहे हैं जो आपकी इस बात को जनता समझ चुकी है और आपको किसी भी सूरत में इस प्रकार के जो कुकर्म आप देश के लिए करना चाह रहे हैं उसमें आपको सहयोग नहीं। तो क्या लगता है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ये दिन आ गए हैं कि अब इस तरह के मुद्दों को सामने लाकर आपको जनता से सहानुभूति लेनी पड़ेगी, या फिर किस तरह का आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? यही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल है। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है और कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सैम पित्रोदा ने क्या बयान दिया है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे जनता को बहुत फर्क पड़ेगा? किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देश को नस्लीय भेदभाव और देश को तमाम प्रदेशों के साथ में जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि कौन कैसा लगता है, ये जो नस्लीय भेदभाव, रंग का भेदभाव, जातीय भेदभाव, पैसे का भेदभाव, इस सब चीज को लेकर के ये कांग्रेस चल रही है। हम इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसका विरोध करेंगे। ठीक है सर, एक जवाब और दे दीजिए, जनता इसका भी जवाब चाहती है। मगर देश की जनता के लिए सामान्य बात नहीं है। ठीक है, जनता एक और जवाब चाहती है। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करे। जनता एक और जवाब चाहती है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपके लिए ये मुद्दा बेहद अहम है, बहुत अच्छी बात है। आप इस मुद्दे को उठाकर अगर कुछ सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो ये काफी देखने वाली बात होगी, ये आगे हमें दिखाई देगा। लेकिन संरक्षण की बात करनी है, ठीक है, लेकिन एक बात बात बताइए, डिवीजन नहीं चाहते, हम देश को एक रखना चाहते हैं और एक रखेंगे। आपको लगता है कि इन सब में कहीं ना कहीं जो एक जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे कोसों दूर चली गई है? महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरी हुई हैं। आपको लगता है इसका तोड़ आपके पास है? पहले के आंकड़े देख लें और आज के आंकड़े देख लें, आप अच्छी तरह जानती हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पे चल रही है, बेरोजगारी जो है, अरे 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अगर इतने आंकड़े बदल गए हैं तो ये फिर क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? तमाम प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है, लगातार इस पर काम हो रहा है, बेहतर से बेहतर जो है। क्या काम हो रहा है सर? एक आध गिना दीजिए सर, हमें भी पता चल जाए।
क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? 1,63,00,000 पिछले वर्ष में प्रोविडेंट फंड के नए कर्मचारियों ने जो है अपने पंजीकरण कराए, यानी ये जो 1,63,00,000 जो नए पंजीकरण हुए, इतने रोजगार मिले। और ये वो रोजगार है वो जो सीधे तौर पर जो है ना उन्होंने प्रोविडेंट फंड में पंजीकरण कराया। क्या आज से पहले पेट्रोल डीजल के दाम इतने ही थे जितने आपकी सरकार में? किसी भी सूरत में कोई कोताही जवाब दीजिए ना शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल भी सुनिए फिर जवाब दीजिए। जिन लोगों के पास मकान नहीं उनको पक्के मकान सवाल दिए सुनिए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया है, जिनको हमने 4.5 करोड़ लोगों को मकान दिए और 3 करोड़ लोगों को जो मकान देंगे उनकी छतों पर रूफटॉप लगाकर। ठीक है, बहुत देर से आदर्श कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आदर्श जी, क्या लग रहा है, आपने सभी की बातों को सुना, आपको लगता है इस बयान के बाद किसी भी पार्टी को डेंट नहीं पड़ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिस चतुराई के साथ इस मुद्दे को उठाया है, क्या फायदा मिलता नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, चुनावी समर में ये कहना कि किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे ख्याल से नासमझी का मसला है। निश्चित तौर पे बयानों पे ही चुनाव लड़े जाते हैं और जितनी रैलियां होती है उसमें बयान ही दिए जाते हैं। तो जनता के बीच में किस तरीके से फैक्ट्स पहुंचता है, जनता के बीच में किस तरीके से लोगों के क्लेरिफिकेशंस जाते हैं, इसका काफी कुछ असर पड़ता है। अलग बात है कि ठीक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी उनसे पल्ला झाड़ सकती है ना, और वो सब सारी चीजें हैं, लेकिन एक जाहिर सी बात है ना कि उनके बयान पे आज डिबेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता के बीच जो है इस मुद्दे को लेकर के एक प्रतिक्रिया सामने आएगी, एक प्रतिक्रिया जो है जनता के बीच में होगी। तो किसी भी मुद्दे पर भागने से बेहतर ये है कि उसको आप सही तरीके से उसका विश्लेषण करें और आपको जो जरूरी लगता है उसके लिए आप कदम उठाएं। कांग्रेस के पास ये हमेशा से ये दिक्कत रही है कि बयान को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सजग नहीं रह पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं कि अलग अलग परिदृश्य से लोग आते हैं, कई बार वो लैंग्वेज को लेकर के समस्या होती है, कई बार रीजन को लेकर के समस्या होती है, कई बार वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो बातें किसी और तरीके से सामने आती है। इसमें कोई दो राय हुआ वही है, यहाँ पर हुआ वही है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह जाकर तमाम मेहनत कर रहा है कि किस तरह से इस चुनाव को जीता जाए। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मेहनत पर पलीता लगाने के लिए सैम पित्रोदा का ये बयान कितना काम कर गया? बिल्कुल बिल्कुल, सैम पित्रोदा का बयान जब आया है, मैंने पहले भी कहा कि ये हमेशा से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है। तो प्रवक्ता या फिर पार्टी के आप जो है वरिष्ठ पदों पे, बड़े पदों पे जब भी आप किसी व्यक्ति का चयन करते हैं, चाहे वो ओवरसीज का मसला हो या कहीं पर भी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति जो है भारतीय समाज है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये इस बात को समझता है कि किसी बात के कहने का क्या अभिप्राय निकाला जा सकता है ना। तो ये एक जो है निश्चित तौर पर एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सभी पार्टी को सतर्कता बरतनी चाहिए। और दोनों, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी एक पार्टी की तरफ से ऐसे बयान आते हैं। नहीं, इस तरह के बयान तो हर जगह से आते हैं सर। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है, कोई दूध की धुली नहीं है, तमाम ऐसे बयान की फहरिस्त है जो शामिल है। तो ये नहीं कह सकती भारतीय जनता पार्टी की दूध की धुली है। लेकिन आदर्श जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, मैं पूजा जी का रुख कर रही हूँ। पूजा जी, क्या लग रहा है कि इन सब बयानों के आने के बाद आपको लगता है कि जो तीर कमान से निकल गया अब वापस आएगा, जो बात मुंह से निकल गई, जो फैल गई पूरे हर तरफ, देश में सिर्फ एक ही बात है कि रंग भेद पर, नस्ल के आधार पर कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। अब इस नैरेटिव को जब सेट कर दिया गया है, आप इसको कैसे निकालेंगे? अब कैसे वापस आ सकते हैं? कोई रास्ता नजर आ रहा है? बच्चा जी देखिए, अगर ये कहना कि नैरेटिव सेट हो गया है तो गलत होगा। नैरेटिव सेट नहीं हुआ है जी। विजय कौशिक जी, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर, मैं आती हूँ जी। तो ये नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। आज ही जो है हम
के क्षेत्र में थे, अपने प्रचार वगैरह में। तो मैंने ऐसे बोला कि डिबेट होनी थी। मैंने कहा सैम पित्रोदा की, मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि भाई सैम पित्रोदा पे डिबेट है। तो मैं वहां से निकल रही थी, तो मैंने बोला ये कौन है, तो उनको पता ही नहीं है। तो अब बताइए नैरेटिव कहाँ से? और मैं वहां की बात कर रही हूँ, मैं कचहरी बात कर, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वकील हैं, वकालत कर रहे होते हैं, मैं वहां पे थी और उन्होंने बोला। तो ये कहना है कि बिल्कुल ग्राउंड पर नैरेटिव सेट हो गया है, तो बिल्कुल नहीं सेट हुआ। ग्रामीण में जो है लोग जानते भी नहीं होंगे शायद ये कौन है, पर ये जो जहाँ तक मुझे याद है यूपी के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने ठोक बजाकर, ताल बजाकर इनका परिचय करवाया था, बताया था किस जाति से आते हैं। तो ये कहें कि कोई जानता नहीं है तो ये गलत होगा। नहीं, ये मैं कह रही हूँ कि जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल मास नैरेटिव बन चुका हुआ है, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो कुछ लोगों से पूछा, हम नहीं जानते हैं वो, फिर जो नहीं नाम सुना हुआ लग रहा है, पर ये नैरेटिव नहीं सेट हुआ है और जनता अपने मुद्दों पे वोट कर रही है। जनता मुद्दों की बात करे, मुद्दों की बात करेगी, बिल्कुल करेंगे मुद्दों की बात। तो जनता मुद्दे पे जा रही है, मुद्दे पे वोट करेगी, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और कांग्रेस ने इस पे अपना एक्शन भी ले लिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जनता पार्टी को देखिए जो कोई जी पूजा जी, वक्त की कमी है, एक आखिरी रिएक्शन मुझे कांग्रेस पार्टी से भी चाहिए होगा, माफ कीजिएगा। विजय कौशिक जी कहिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी के लोग सरेआम समाज को बांटने वाला बयान देते हैं, तो मोदी जी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनका निजी बयान है, जबकि वो सरकार में है, सरकार के पास पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं। जैसे केजरीवाल के मुद्दे पर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा था कि अगर ये मामला उजागर हुआ है कि उन्होंने खालिस्तानियों से पैसे लिए हैं और आतंकवादियों की रिहाई के बदले लिए हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करके जांच कराइए। लेकिन मोदी जी ने क्यों नहीं कराई जांच और गिरफ्तारी केजरीवाल की? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी थी। अब दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने जो है एनआईए जांच के लिए सरकार को लिखा है। तो भाई राजनीति कर कौन रहा है? जब आपको मालूम है कि सैम पित्रोदा आपके मुताबिक देश को बांटता है, देश के अंदर आग लगा रहा है, तो भाई आप कार्रवाई कीजिए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के संविधान में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी करार देती है तो हम उसे अपनी कांग्रेस पार्टी का मेंबर भी नहीं रख सकते, हम उसे तुरंत निकाल देंगे। ठीक है। लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का, गिरफ्तार करने का, सजा दिलाने का काम तो मोदी जी का है ना। ठीक है, क्यों नहीं करते मोदी जी? ठीक है सर, जवाब दीजिए श्याम प्रकाश जाटव जी, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म कीजिए। किसी भी सूरत में ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जो है ये किसी भी सूरत में जो है उनके इस बयान से बच सकते हैं। जो उन्होंने बयान दिया है वही कांग्रेस की मानसिकता है। ये तो चुनाव का दौर है और चूंकि चुनाव के दौर में उनको दिखाई दिया कि जो भीड़ है, जो देश की जनता है, वो गंभीर होगी इस विषय को लेकर के, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं तो ये पूरी तरीके से इनकी मानसिकता को। ठीक है आदर्श जी, जाते जाते कांग्रेस से ठीक है सर, आदर्श जी जाते जाते एक टिप्पणी आपसे, लगता है सर फर्क बहुत पड़ेगा और तगड़ा पड़ेगा। निश्चित तौर पे चुनाव जो है अलग अलग चरण में संपन्न हुए हैं और अभी चूंकि बीच आप कह सकते हैं कि रणभूमि के बीच मध्य में जो है सभी पार्टियां खड़ी है और बहुत जल्द जो है सभी का फैसला हो जाएगा। तो ये जो ये प्रक्रिया है, इस बीच में इस तरह का बयान काफी चोट पहुंचा सकता है। बयान जो है वो काफी चोट पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ था इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।